नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि वर्तमान में चल रही है, उसके लिए आज हम कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए। आज के मॉडल पेपर का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है ये शेखावाटी मिशन स्वाद द्वारा जारी किया गया है। इसमें से आपके लगभग परीक्षा में 50% क्वेश्चन सेम देखने को मिलेंगे और आज की इस वीडियो में इस संपूर्ण पत्र का हल भी करवाया जाएगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। और आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उस माध्यमिक परीक्षा 2024 विषय हिंदी साहित्य का है। पूर्णांक आपके 80 नंबर का होगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट 3.25 घंटे का टाइम मिलेगा। परीक्षा के लिए समान निर्देश आप आराम से पढ़ सकते हैं। आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद सबसे पहले आपके खंड हैं जिसमें निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुल 12 सवाल दिए गए हैं जो सभी एक एक नंबर के वस्तुनिष्ठ सवाल होने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला सवाल है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। वे खानदानी रईस थे। वे अपने संपूर्ण कार्य स्वयं करते थे। वे कवि हृदय के साथ बोलने में वक्र थे। वे नागरिक भाषा के कट्टर समर्थक थे। तो इसके ये तीनों ही पॉइंट सही हैं, जिसमें ऑप्शन अ, स और द हैं, लेकिन दूसरा है वे अपने का संपूर्ण कार्य स्वयं करते थे, ये आपके इसमें राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला है, शेर लघु कथा किसका प्रतीक है। व्यवस्था का, शासन का, राजा का या प्रजा का। तो शेर लघु कथा है वो शासन का प्रतीक है, जिसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला तीसरा क्वेश्चन है कि राम को वापस लाने के लिए भरत कहाँ गए थे। लंका, किष्किंधा, चित्रकूट या जनकपुर। तो राम को वापस लाने के लिए भरत जी थे वो चित्रकूट गए थे और वहां पर उसने एक सभा भी आयोजित की गई थी। इसके बाद अगला सवाल है, मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी, अगेय जी या रघुवीर साय। तो मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने जाते हैं, जिसमें आपके ऑप्शन आ राइट होगा। अगला है, ततैया का डंक किस फूल के सूंघने से झड़ जाता है। बैर का फूल, हरसिंगार का फूल, इमली का फूल या सभी। तो ततैया का डंक है वो बैर के फूल को सूंघने से झड़ जाता है, जिसमें आपके ऑप्शन आ राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल है, किसने कहा ये कैसे लगी सुरेश सूले में आग नहीं छोड़ दी थी। भैरव ने, जगदर ने, नायक राम ने या बजरंगी ने। तो ये जो वाक्य था कि ये कैसे लगी सुरेश सूले में आग तो नहीं छोड़ दी थी, ये बजरंगी ने कहा था, जिसमें आपके ऑप्शन द राइट होगा। अगला सवाल है, सबसे खतरनाक सांप जिसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह हिन हिनाकर मरे। मद गिदवा, दामीन, घोड़कड़ाइस या फेंटारा। तो इसमें आपकी घोड़कड़ाइस राइट होगा, जिसमें ऑप्शन स है। इसके बाद अगला है, लेखक प्रभास जोशी नदी को क्या मानते थे। जल स्रोत, माता, सुलभ स्रोत या धरोहर। तो लेखक प्रभास जोशी थे वो नदी को माता मानते थे, जिसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला सवाल है, उल्टा पिरामिड शैली के भाग हैं इंट्रो, बॉडी, समापन या सभी। तो उल्टा पिरामिड शैली के ये तीनों ही भाग हैं, जिसमें इंट्रो है, बॉडी है, समापन है। तो इसमें आपके ऑप्शन द राइट होगा, जिसमें सभी हैं। अगला है, हिंदी की वेब पत्रकारिता की बड़ी समस्या क्या है। बिजली, डायनामिक फॉन्ट या योग्यता की कमी या सभी। तो हिंदी की वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या है वो है डायनामिक फॉन्ट, जिसमें आपके ऑप्शन ब राइट हैं। अगला है कि नाटक में 3 अंक होते हैं, हर एक की अवधि कम से कम कितनी होती है। 45 मिनट, 46 मिनट, 47 मिनट या 48 मिनट। तो नाटक में 3 अंक होते हैं, लेकिन प्रत्येक की अवधि होती है वो 48 मिनट होती है, जिसमें आपके ऑप्शन द राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं, कहानी और नाटक दोनों में ही मूल तत्व होते हैं। संवाद, द्वंद्व, पात्र या सभी। तो ये सभी होते हैं, यानी कि तीनों ही होते हैं जो मूल तत्व हैं। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुल 6 रिक्त स्थान दी गई है। पहली रिक्त स्थान है, काव्य में गवारू शब्दों के प्रयोग के कारण कौन सा दोष माना जाता है। तो गवारू शब्दों के प्रयोग के कारण ग्राम्यत्व दोष माना जाता है, यहाँ पर आप ग्राम्यत्व लिख सकते हैं। अगला है कि गीतिका संध के प्रत्येक शरण में मात्राएं कितनी होती हैं। तो गीतिका संध के प्रत्येक शरण में 26 मात्राएं होती हैं। इसके बाद अगला है कि वीर रस प्रदान में गुण प्रमुख होता है, कौन सा गुण प्रमुख होता है। तो वीर रस प्रदान में प्रमुख गुण होता है वो ओज गुण होता है, तो यहाँ पर आप ओज लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है, स्वय संध है, स्वय संध कैसा है। तो ये मात्रिक संध है, यहाँ पर आप मात्रिक लिख सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, कारण न होने पर भी कार्य संपन्न हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ पर कारण न होने पर भी कार्य संपन्न होता है तो वहाँ विभावना अलंकार होता है, यहाँ पर आप विभावना लिख सकते हैं। इसके बाद है, भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक माना गया है। तो रस आवश्यक माना गया है, तो यहाँ पर आप रस लिख सकते हैं। इसके बाद अगला तीसरा सवाल है, अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों का उत्तर देने, पहले आप इस गद्यांश को पूरा पढ़ लीजिए।
जिसमें भारतीय भाषा और साहित्य में अग्र स्थान ग्रहण करने का हिंदी में आग्रह नहीं किया है। यह इन सब की संयोजक शक्ति के रूप में बनी रहना चाहती है। हिंदी का ये विनय हिंदी के दिन भाव के कारण नहीं है। अब ये वह समय आ गया है जब हम हिंदी की संतानों को क्षमा प्रार्थना के स्वर में नहीं, सत्य स्थापना के स्वर में ये दृढ़ता पूर्वक कहना चाहिए कि राजभाषा होने के लिए हिंदी अब अपने को अपमानजनक शर्तों पर बेचने को तैयार नहीं है। राजभाषा का पद हिंदी के लिए बहुत छोटा पद है। हिंदी का साहित्यकार हमेशा तेज का उपासक रहा है और वह तेज चाहे छोटा से छोटा आदमी मेरा हो। इसके बाद यहाँ पर आपको कुल 100 सवाल पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आप सवाल देख सकते हैं। पहला, हिंदी भाषा का साहित्यकार किसका उपासक रहा है? तो आपने जब पूरा पढ़ा है तो लास्ट भाषा में आपको लास्ट लाइन में आपको दिख रहा है कि हिंदी का साहित्यकार हमेशा तेज का उपासक रहा है, तो यहाँ पर आपके तेज आएगा। इसके बाद अगला है कि हिंदी भाषा में कौन सा भाव बतलाया गया है, तो इसको भी आप जब पूरा पढ़ा है तो इसका भी आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी का ये विनय भाव, तो यहाँ पर विनय भाव पाया गया है, यहाँ पर आपकी विनय आएगा। इसके बाद अगला है कि कौन सा पद हिंदी के लिए छोटा माना जाता है, तो यहाँ पर आप निचली लाइन में देख सकते हैं कि राजभाषा का पद हिंदी के लिए छोटा माना जाता है। ये रहा आपके कि राजभाषा का पद हिंदी के लिए बहुत छोटा है। अगला सवाल आप देख सकते हैं, हिंदी किस रूप में बनी रहना चाहती है, तो यहाँ पर इसका भी आपको आंसर ऊपर मिल जाएगा। जब आपने पूरा पढ़ा है तो इसका भी आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम लाइन में ये इन सब की संयोजक शक्ति के रूप में बनी रहना चाहती है, तो यहाँ पर आपकी संयोजक शक्ति आएगा 500 क्या आंसर में। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं कि लेखक हिंदी भाषाओं को किस स्वर में बोलने हेतु प्रेरित कर रहे हैं। लेखक हिंदी भाषाओं को किस स्वर में बोलने हेतु प्रेरित कर रहे हैं, इसका आंसर आपको बताना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्षमा प्रार्थना के स्वर में नहीं, यह सत्य स्थापना के स्वर में बोलना चाहती है, तो यहाँ पर आपकी सत्य स्थापना आएगा। इसके बाद लास्ट सवाल है कि प्रस्तुत गद्यांश का आपको उसी शीर्षक लिखना होगा, तो इस गद्यांश का शीर्षक जब आपने गद्यांश पढ़ना है तो हिंदी भाषा के बारे में ही बताए गए हैं, तो इस गद्यांश का शीर्षक होगा वो होगा हिंदी भाषा का महत्व। था यहाँ पर आप हिंदी भाषा का महत्व लिख सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, अपठित पद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं। पहले आप पद्यांश पढ़ लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये आपके पद्यांश है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके नीचे आपको कौन से सवाल पूछे गए तो इसको भी आप आराम से कर सकते हैं, जैसे आपने अपठित गद्यांश में किया गया है इसी तरह यहाँ पर आप अपठित पद्यांश का भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके खंड ब है जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको अधिकतम 40 शब्दों में लिखने होंगे, जिसमें संविदा की विशेषताएं बताइए और गांव वालों के मन में संविदा की क्या अवधारणा है। तो यहाँ पर आपके ये बड़े सवाल है, पाठ्य पुस्तक सवाल है, तो इसके आंसर आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके आंसर बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर आप जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं आपको राइट करवा दूंगा और इसमें से लगभग आपके 50% क्वेश्चन सेम आने की संभावना है। तो ये सवाल दिया की विशेषता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके इस परीक्षा में आने की संभावना है। इसके साथ ही मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बाहों उधर लग जाती हैं, कथन के आधार पर पारों की मनोदशा का वर्णन आपको करनी है। इसके बाद अगला है कि यह दीप अकेला कविता का मूल प्रतिपद्य क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है सातवां, ये भी आप परीक्षा में आने की संभावना है। फागुन मास में नागमती की वीर वेदना का वर्णन कीजिए। वर्षा ऋतु में ग्रामीण क्या क्या कष्ट उठाते, बिस्कोर की माटी का दर बताइए। सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि गुप्त क्यों रखना चाहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 10वां सवाल, इसको भी आप याद कर सकते हैं, या परीक्षा में आने की संभावना। इसके बाद अगला है विषयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कहानी किससे कहा जाता है, प्रिंट माध्यम एवं रेडियो में अंतर स्पष्ट कीजिए। उल्टा पिरामिड शैली आपकी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में आने की संभावना। जयशंकर प्रसाद का साहित्य परीक्षा भी आप याद कर सकते हैं। इसके बाद खंड 6 है जिसमें आपके दीर्घ उत्तरात्मक सवाल है, 3-3 नंबर वाले सवाल हैं, जिसकी शब्द सीमा आपकी 7 शब्द है, यानी कि इसके आंसर आप 10 से 15 लाइन तक आराम से लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये 3 नंबर के सवाल होने वाले हैं। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बनारस कविता में बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने कैसे सजीव किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका अथवा वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देवसेना की हार या निराशा के कारण आपको बताने होंगे। इसके बाद 18वां है कि औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्यों और कैसे, अथवा कुटज किस प्रकार अपनी अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा करता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अथवा वाला कुटज वाला इसको भी आपको याद करना होगा। इसके बाद अगला सवाल है कि आशा से ज़्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती, स्पष्ट कीजिए। अथवा धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है, इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है। इसके बाद खंड 6 है जिसमें आपके निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग आपको व्याख्या करनी होगी, जो कि आपके 5 नंबर का है। आपको गद्यांश की व्याख्या करनी है, जिसमें आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा, आपको निम्न पॉइंट लिखने होंगे। पहला संदर्भ, दूसरा आपको प्रसंग लिखना होगा, तीसरा आपको व्याख्या लिखना होगा और चौथा पॉइंट आपको विशेष लिखना होगा। तभी आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे, जिसमें आपको 2 नंबर व्याख्या के, 1 नंबर संदर्भ का, 1 नंबर प्रसंग का और 1 नंबर विशेष का मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये देख लीजिए, इसके आपको सेम इसी पाठ में से आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। इसके अथवा वाला भी आप देख सकते हैं। फिर आपकी निम्नलिखित
पंद्यास की सप्रश्न व्याख्या करनी ये है। तो यहाँ पर आप पंद्यास देख सकते हैं, इसके अर्थों में भी आपको पंद्यास है, दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। फिर आप 22वां क्वेश्चन है जिसमें आपको निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर आपको निम्न लिखना होगा, जिसकी शब्द सीमा आपको 400 शब्द है। मेरे प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास, स्वस्थ भारत, भारतीय नारी कल और आज, मोबाइल वरदान या अभिशाप, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय नारी कल और आज, इसके साथ ही मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को याद कर सकते हैं। इसी के साथ आज का पेपर का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। हम हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।